मैं डॉक्टर अमरपाल सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ, आज समाज शास्त्र विषय के अंतर्गत खंड 2 सामाजिक संरचना एवं प्रथाएं के अंतर्गत इकाई 3, 4 और 5 का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग इकाई 3 जो कि संबंधित है जनजाति से, उसके बारे में समझेंगे। जनजाति, जैसा कि जानते हैं कि भारतीय समाज एक विविधतापूर्ण समाज है और चूंकि यह खंड जो है वो सामाजिक संरचना से संबंधित है, जिसके बारे में हमको ये समझना है कि भारतीय सामाजिक संरचना कई संस्थाओं से, कई समुदायों से मिलकर बनती है, जिसमें से जनजाति एक समुदाय है। लैटिन शब्द ट्राइब से जनजाति शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है एक निवास स्थान। यह एक समुदाय बनाने वाले व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एक पूर्वज के वंश होने का दावा करता है, यानी एक वंश से अपने आप को जोड़ते हैं। जनजाति शब्द समुदाय के जनसांख्यिकीय आकार, भाषाई और सांस्कृतिक लक्षणों, पारिस्थितिक स्थितियों और जीवन की भौतिक स्थितियों के संदर्भ में एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जनजातियां अनिवार्य रूप से आदिम हैं और पिछड़ी हैं। उनके लिए कई शब्दों का इस्तेमाल विभिन्न समयों में समाजशास्त्रियों एवं एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, जिसको हम नृविज्ञानी कहते हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया है। सबसे पहले आदिवासी कहा गया उनको, आदिवासी, जैसा कि आप जानते हैं किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में आदिवासी भी कहते हैं। प्रारंभिक निवासी के रूप में उनको जाना जाता है। वनवासी, वनों में रहने वाले, चूंकि ज्यादातर वनों में निवास करते हैं इसलिए वनवासी कहा जाता है। वन्य जाति, आदिम लोग, और जनजाति लोक समूह या अनुसूचित जनजाति, ये इस रूप में भी हम इनको जानते हैं। अब यहाँ पर एक अंतर समझना जरूरी है, क्योंकि जनजाति और अनुसूचित जनजाति दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं इस समुदाय के बारे में। तो जनजाति एक सामान्य समुदाय है, जो अपने आप को एक वंश से जोड़ती है, जिसका एक निश्चित निवास स्थान होता है, रिमोट निवास स्थान होता है, जिसकी एक भाषा होती है, जिसकी अपनी एक विशेष संस्कृति होती है। लेकिन इन्हीं जनजातियों में से कुछ जनजातियों को भारतीय सरकार द्वारा, हमारे संविधान द्वारा जब अनुसूचित कर दिया गया है, अनुसूचित कर दिया जाता है, तो उनको कहते हैं अनुसूचित जनजातियां। वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। इसके बाद अब हम समझते हैं कि अनुसूचित जो जनजाति है या जो जनजाति है, उसकी परिभाषा क्या है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसकी क्या क्या परिभाषा दी है। फ्रेंच बॉस ने आर्थिक आत्मनिर्भरता को जनजाति की प्रमुख विशेषता मानते हुए लिखा है कि जनजाति से हमारा तात्पर्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो सामान्य भाषा बोलता है तथा बाहरी लोगों से अपनी रक्षा करने के लिए संगठित होता है। पिडिंगटन के अनुसार व्यक्तियों के उस समूह को हम जनजाति के रूप में परिभाषित करते हैं जो एक सामान्य भाषा बोलता है, एक सामान्य भूभाग में रहता है तथा कुछ समान सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। तीसरा, डीएन मजूमदार के अनुसार कोई जनजाति परिवारों का ऐसा समूह है जिसका एक समान नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं तथा विवाह व्यवसाय के संबंध में पारस्परिक कर्तव्य विषयक एक निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया हो। तो इन परिभाषाओं के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जनजातियों की परिभाषा किस तरह से विभिन्न समाजशास्त्रियों ने दी है। एक WHR रिवर्स ने जनजाति को एक सरल, एक सामाजिक समूह कहा है जिसके सदस्य एक सामान्य बोली बोलते हैं, एक ही प्रकार और युद्ध जैसे सामान्य उद्देश्यों के लिए एक साथ कार्य करते हैं। 2011 की जनगणना में भारत में अनुसूचित जनजातियों को चिन्हित किया गया है, जो भारत के 30 राज्यों में अधिसूचित हैं। जैसा कि अभी हमने पहले बात की थी। अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित व्यक्तिगत जातीय समूहों की संख्या 705 के करीब है। इसके अलावा अब बात आती है कि ये जो जनजातीय हैं, जनजातियां हैं, आदिवासी हैं या अनुसूचित जनजातियां हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कौन कौन से मुख्य लक्षण और विशेषताएं इनके समाज में पाई जाती है, समुदाय में पाई जाती है। तो सबसे पहली विशेषता इनका एक विशिष्ट नाम होता है। चूंकि समुदाय है जनजाति, तो जो हर समुदाय का एक नाम होता है, विशिष्ट नाम होना उसकी प्राथमिकता होती है। तो एक विशिष्ट नाम होता है। जैसे भारत में बहुत तरह की जनजातियां पाई जाती हैं, टोडा, गारो, खासी, जयंतिया, थारू,
ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो 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 भील, बहुत सारे ऐसी जनजातियाँ जिनका नाम आप जानते होंगे और आपके क्षेत्र में भी जनजातियाँ पाई जाती होंगी। दूसरी विशेषता महत्वपूर्ण ये है जिसको कहते हैं सामान्य संस्कृति। एक एक स्पेसिफिक कल्चर, एक कॉमन कल्चर होती है। जनजातियों में एक कॉमन कल्चर पाई जाती है, स्पेसिफिक होती है, जो कि सभ्य समाज, जो कि अन्य अन्य जो जो गैर जनजातीय समाज है, उनसे भिन्न संस्कृति होती है और वो ही उनकी विशेषता होती है। दूसरा, हमने परिभाषाओं में भी देखा है कि दूसरी विशेषता के रूप में सामान्य भूभाग। ये जनजातियाँ एक निश्चित भूभाग में, निश्चित ज्योग्राफिकल एरिया में निवास करती हैं। चाहे वो अगर आप जैसे हम नाम लेते हैं गारो, खासी, जयंतिया, तो गारो, खासी, जयंतिया 3 पर्वतों, पहाड़ों के नाम है जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो उन्हीं के नाम पर, उन्हीं जनजातियों के निवास के नाम पर ही उनका नाम पड़ा गारो, खासी, जयंतिया। उन पहाड़ों का नाम है गारो, खासी, जयंतिया। तो ये निश्चित भूभाग है। हम उनको उनके नाम से, उनकी जगह से पहचान सकते हैं। अब भील कहाँ निवास करते हैं, टोडा कहाँ निवास करते हैं, नीलगिरी माउंटेन में निवास करते हैं, संथाल कहाँ निवास करते हैं, जो बीरभूम, जो झारखंड, छत्तीसगढ़ का जो प्लेटू एरिया है, वहाँ निवास करते हैं। तो इस तरह से हम उनको उनके निवास स्थान से समझ सकते हैं। सामान्य भाषा, उनकी जो भाषा होती है वो आम गैर जनजातीय समुदाय से अलग होती है। एक विशिष्ट भाषा होती है जो आपस में वो उसी भाषा में कम्युनिकेट करते हैं और संचार करते हैं, बातचीत करते हैं। और दूसरी विशेषता जिसको हम कह सकते हैं, एक है कि स्वतंत्र राजनीतिक संगठन पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि संपूर्ण भारत अपने एक गणतंत्र है और इस गणतंत्र में आने वाले सभी समुदाय, सभी समाज पर वो हमारे देश का संविधान लागू होता है, उसी के अनुसार हम शासन प्रशासन चलता है। परंतु एक बात है कि संविधान के द्वारा गणतांत्रिक रूप से प्रशासन के बावजूद भी ये जो जनजातियाँ होती हैं, अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं, इनकी एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन भी पाया जाता है, जो उनके उनके वंश के आधार पर, उनके उनके मुखिया के आधार पर, उनकी इसको अनौपचारिक सत्ता के आधार पर, जिसको कि मैक्स वेबर ने भी आगे कहा है कि अनौपचारिक सत्ता पाई जाती है परंपरागत समाज में। तो जनजाति एक परंपरागत समाज है, वहाँ पर एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन पाया जाता है। मुखिया का बेटा मुखिया होगा, गुरु का बेटा गुरु होगा। तो इस तरह का या जो वो विशेषताएं रखता होगा अपने अंदर, वही राजनीतिक नेता हो सकता है, उनका मुखिया बन सकता है, अन्यथा वैसा नहीं हो सकता। तो इस तरह से एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन पाया जाता है। इसके अलावा जैसा कि जानते हैं कि यह समुदाय विकास की मुख्य धारा में पीछे रह गया है और हमारे संविधान में भी जो कमज़ोर वर्गों की व्याख्या की गई है, उनमें जनजातियाँ भी आती हैं। जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की बात करते हैं, तो उसमें ट्राइब्स भी आती हैं। तो शिक्षा का अभाव उनमें पाया जाता है। शिक्षा के मामले में वो अन्य गैर जनजातीय समुदायों से काफ़ी पीछे रह गए हैं, तो शिक्षा का अभाव भी उनकी एक विशेषता होती है। विस्तृत आकार, ये जनजातियाँ एक विस्तृत एरिया में फैली होती हैं और ये ऐसा नहीं कि ये छोटे ही एरिया में होती हैं, कम जनसंख्या होती है, एक विस्तृत आकार लिए होती हैं। अलग-अलग जनजातियाँ हैं, लेकिन अलग-अलग जनजातियाँ भी अलग-अलग क्षेत्रों में विस्तृत हैं, तो इनका एक आकार भी विस्तृत होता है। जैसे कहा जाए भील और संथाल और गोंड, इन जनजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो कई प्रदेशों में, एक प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और क्या कहते हैं, हरियाणा। तो ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है कि इन कई राज्यों में इनका विस्तार पाया जाता है। तो ऐसी जनजातियाँ हैं जो विस्तृत आकार रखती हैं। इसके अलावा जैसा कि हम मानते हैं कि जो आदिम जातियाँ, जनजातियाँ हैं, परंपरागत समाज है, उनमें आत्मनिर्भरता पाई जाती है, सेल्फ सफिशिएंसी जिसको कहते हैं, सेल्फ सब्सिस्टेंस इकोनॉमी होती है, यानी स्वपोषित अर्थव्यवस्था उन पर पाई जाती है। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने ही समुदाय पर, अपने जंगलों पर, अपने भूगोल पर, अपने ही एनवायरनमेंट पर निर्भर करते हैं, तो वो दूसरे पर निर्भर नहीं होते, क्योंकि इनका मुख्य समुदाय से या गैर जनजातीय समुदायों से इनका इतना ज़्यादा संपर्क नहीं होता था। और अलग बात है कि बाद में चल कर के अभी तमाम परिवर्तनों के बावजूद कुछ संपर्क बढ़ा है, बट अभी भी हम उनको एक विशिष्ट जनजाति, विशिष्ट समुदाय के रूप में इसलिए भी मानते हैं कि उनकी बहुत सारी आवश्यकताएँ आपस में ही उनकी पूरी होती हैं। यानी एक-दूसरे पर ही जनजातियों के अंदर निर्भरता पाई जाती है। इसके अलावा एक मुख्य विशेषता है अंतःविवाह। अंतःविवाह एंडोगैमी कहते हैं इसको, यानी कि जनजातियाँ जो वैवाहिक संबंध बनाती हैं, वो अपनी ही जनजाति के अंदर विवाह करती हैं, वो जनजाति से बाहर विवाह नहीं करेंगी। मुख्य धारा के समाज से अपने संबंध नहीं स्थापित करेंगे।
ख़ास करके वैवाहिक संबंध। तो इसलिए ये उनकी एक विशिष्टता मानी जाती है। तो ये कुछ विशेषताएँ हम जनजातीय समाज के बारे में हम समझ सकते हैं। इसके अलावा मूल रूप से जब जनजातियों की जनसंख्या की बात होती है, उनकी जनगणना की बात होती है, उनके निवास स्थान की बात होती है भारत में, तो हम मानते हैं कि जो मध्य भारत का एरिया है, जिसमें जनजातियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। इसको मध्य भारत में इसलिए कहा जाता है कि मध्य भारत में जनजातियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। तो विभिन्न जनजातियाँ जिसमें कि 705 से संबंधित कुल 104.3 मिलियन लोगों में से प्रत्येक 5वाँ व्यक्ति भारत के दिल में निवास करता है, जो सेंट्रल इंडिया कहते हैं, जिसको हम मध्य भारत कहते हैं। जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। ये भारत सरकार की जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अनुसार ये तथ्य निकल के आता है। इसके अलावा इन राज्यों में रहने वाले आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति कई मायनों में पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले लोगों से अलग है। अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, समझना ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है कि जो जनजातियाँ विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम क्षेत्रों में निवास करती हैं, उनमें आपस में भी बहुत अंतर और बहुत असमानता पाई जाती है। चाहे उनके विकास को लेकर हो, चाहे उनके रहन-सहन, बोलचाल, भाषा को लेकर हो। तो वो असमानता जो सेंट्रल इंडिया की जो ट्राइब्स हैं, जो जनजातियाँ हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पूर्वोत्तर में निवास करने वाली जनजातियों की अपेक्षा निम्नतर मानी जाती है और वो बहुत अलग है। इसका कारण यह है कि ये मुख्य रूप से अत्यधिक गरीबी केंद्रक वन आधारित क्षेत्र हैं। ये जो क्षेत्र हैं वो वन आधारित ज़्यादा हैं, गरीबी जहाँ ज़्यादा पाई जाती है। इन क्षेत्रों में आदिवासी उत्तर-पूर्व भारत की तुलना में सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत निचले स्तर पर हैं। ऐसे लोगों के सामने गरीबी की समस्या बहुआयामी है, जिसमें आय और मानव असुरक्षा भी शामिल है। अब बात आती है कि ये जनजातीय समुदाय जो है, जो मुख्य समुदाय है, भारतीय सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाला एक अभिन्न समुदाय है, तो इसकी समस्याएँ क्या हैं? बहुत सारी समस्याएँ ये फेस करते हैं। आज के समय में, वर्तमान समय में इतने बदलाव, विकास के बावजूद भी ये जनजातियाँ अनेकानेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं। जो सबसे मुख्य समस्या ये ग्रसित जनजाति है, जो समुदाय है, उसमें सबसे मुख्य समस्या पाई जाती है निर्धनता की, गरीबी की। गरीबी, पॉवर्टी जिसको कहते हैं। यानी कि अपने जीवन यापन के लिए उनको मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अगर वो नहीं कर पाते हैं, चाहे वो खाने का हो, कपड़ों का हो, उनके उनके अन्य सुविधाओं का हो, वो अगर पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो निर्धनता के दायरे में आते हैं। जैसा कि तमाम जनजातियाँ जो हैं भारतीय समुदाय की, उनमें निर्धनता एक बहुत बड़ी समस्या है। सामाजिक समस्या भी है, आर्थिक समस्या भी है। इसके अलावा ऋणग्रस्तता, यानी इंडेप्टेडनेस जिसको कहते हैं, ऋण। यानी ये अपनी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, चाहे खेती से संबंधित, चाहे अपने कपड़ों से संबंधित, चाहे अपने बच्चों के पालन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कार्यों के लिए ज़्यादातर ये समुदाय जो है वो सूदखोरों पर और ऐसे लोगों से उधार लेने पर या ऋण लेने पर निर्भरता इनकी होती थी, जिसकी वजह से ये हमेशा एक ऋणग्रस्तता में फँसे रहते हैं। यानी कि इनमें ऋणग्रस्तता एक बहुत बड़ी समस्या है। हर जनजाति के लोग लगभग अपने ही समुदाय में पाए जाने वाले या कुछ बाहरी जो लोग हैं, जो सूदखोर हैं, जो पैसा उनको दे सकते हैं उनके काम के लिए, तो ब्याज के आधार पर, तो उनमें ऋणग्रस्तता इस आधार पर, तो ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में है, क्योंकि उनमें रोज़गार का अभाव है उनके यहाँ अन्य सुविधाओं की कमी है, इसलिए जीवन यापन के लिए उनको ऋण लेना पड़ता है और फिर ऋणग्रस्तता का वो धीरे-धीरे एक दुष्चक्र में फँस जाते हैं, जो ऋणग्रस्तता कही जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है। उनके जंगल में, उनके निवास स्थान में, जैसा कि जानते हैं मूलतः यह समुदाय बहुत ही अकेलेपन में रहने वाला, दूर-दराज, शोरगुल से दूर-दराज जंगलों में, पहाड़ों पर निवास करने वाला समुदाय हुआ करता था। लेकिन भारत सरकार और मुख्य समाज के द्वारा उनके समाज में हस्तक्षेप की वजह से, चाहे वो विकास कार्यों को लेकर हो, चाहे उनके जंगल के संसाधनों का दोहन करने के लिए हो, खनन के लिए हो और उनके लकड़ी के लिए हो, इन तमाम हस्तक्षेपों से उनकी समस्याएँ बढ़ी हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे कानून जो है भारत सरकार के द्वारा बनाए गए समय-समय पर, जिन्होंने भी उनके इन दुश्वारियों को, उनकी समस्याओं को बढ़ाने का
काम किया है। जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जिसमें जंगलों को, वनों को संरक्षित करने का जो एक प्रोविज़न किया गया। अब जब जंगलों को संरक्षित करने का प्रोविज़न हुआ, तो जो मूल रूप से जंगलों में रहने वाले लोग थे, उनका अधिकार था जंगलों में, वहाँ पर वो लकड़ी, अपने फल-फूल, जड़ें उनका इस्तेमाल करते थे, पत्तों का इस्तेमाल करते थे अपने तरीके से। लेकिन जब रिज़र्व फ़ॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, सरकार के द्वारा नियम बन गए, तो उसमें ये हो गया कि अब ये देखा जाएगा कि कौन-सी जनजातियाँ मुख्य रूप से उन जंगलों पर उनका अधिकार है, बहुत दिन से, कितने समय से वहाँ पर निवास करती हैं और तब जाकर के वो उन संसाधनों को पुरानी तरह से यूज़ कर पाएँगे, अन्यथा उनको वहाँ से हटाया जाएगा और वो एरिया को रिज़र्व कर दिया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसको ये निर्णय लेना था लोकल लेवल पर कि वो पहचान करे कि कौन-सी जनजातियाँ, कौन से समुदाय बहुत दिनों से इन जंगलों में, वनों में रह रहे हैं, तो उनको उनका अधिकार दिया जाए जो पहले से वो अधिकार लेते आए हैं। लेकिन जो जनजातियाँ ये साबित नहीं कर पाएँगी कि वो इतने समय से हैं, तो उनको वहाँ से वंचित कर दिया जाएगा, उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो ये कहीं न कहीं एक प्रकार का कुठाराघात था। इस कमेटी के जो कमेटी में जो भ्रष्टाचार था, उसकी अकर्मण्यता की वजह से सही मायने में 90% से ज़्यादा जनजातियों की सही पहचान नहीं हो पाने की वजह से, जिस तरह से स्वतंत्र रूप से जो उनका राइट था जंगलों पर वो एक प्रकार से ख़त्म हुआ और उनको तमाम तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। तो उनकी मूल समस्याएँ बहुत बढ़ गई, चाहे वो रोज़गार की समस्या हो, चाहे उन पर जो है फल-फूल को इकट्ठा करने की समस्या हो, पत्तियों को इकट्ठा करने की समस्या हो, तो इससे उनको वंचित हुआ। तो ये कहीं न कहीं उनकी समस्याओं को बढ़ाने में इस कानून का बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी पशु पक्षी की संरक्षा के लिए 1972 में एक कानून बनाया गया जिसमें ये था कि चाहे वो टाइगर रिज़र्व हो, चाहे वो एलिफेंट रिज़र्व हो, चाहे हमारे देश में जैसा कि जानते हैं आप अन्य-अन्य भागों में, जंगलों में, तमाम एरियाज़ में, तराई रीजन में, ऐसे तमाम जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो नेशनल पार्क बनाए गए हैं जिसको कहते हैं जब आप वो सफारी के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो ऐसे पार्कों की स्थापना की गई और उनको प्रोटेक्शन दिया गया। अब प्रोटेक्शन में उन जंगली जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया जो सरकार के लिए संरक्षा का विषय थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इसका क्रियान्वयन हुआ, तो जो मूल रूप से जनजातीय समाज इन जंगलों में रहते थे, उन एरियाज़ में रहते थे, उनको उन क्या हुआ कि जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए बाड़ बनाई गई, कटीले तार लगाए गए और उस एरिया में वो लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो उनके रहने का, जीवन यापन के संसाधन और क्षेत्र सीमित हो गए। तो फिर कहीं न कहीं जो है उनके लिए खतरा हुआ और तमाम तरह की समस्याओं में वो ग्रसित हो गए और धीरे-धीरे जो गैर जनजातीय समाज है उसका तो विकास होता गया, लेकिन उनकी जो मूलभूत समस्याएँ थी वो और बढ़ती गईं। तो इन कानूनों के माध्यम से, इन नियमों के माध्यम से तमाम तरह की समस्याओं से उनको जूझना पड़ा। अब बात आती है कि ऐसा नहीं है कि वो समस्याओं से ग्रसित रहे और सरकारें जो है आँख मूंदे बैठी थीं, ऐसा नहीं था। सरकारों ने समय-समय पर उनके उनके विकास के लिए, उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए तमाम तरह के उपाय किए हैं और सुधारात्मक नीतियाँ बनाई हैं, जिसमें से एक फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 बनाया गया। यानी जंगली जंगल के अधिकार जो कानून था उसको बनाया गया 2006 में। इसमें उन लोगों को पहचान करके उनको राइट दिए गए कि जो फॉरेस्ट राइट है किन-किन को अधिकार मिलेगा, कौन-कौन से होंगे लोग जो अपना जंगलों पर उसी तरह से पुराने तरीके से, पारंपरिक तरीके से रह सकते हैं, उनका उनका उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन यापन के लिए। इसके अलावा एक ट्राइबल लिवलीहुड थ्रू एनटीएफपीएस यानी कि जो प्रोडक्ट जो फल, फूल, पत्तियाँ, लकड़ियाँ, पौधे जो जंगल में मिलते थे और ज़्यादातर जनजातियाँ उन्हीं के व्यापार से जुड़ी हुई थी, चाहे उनको बेच करके, चाहे उनका बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज करके जीवन यापन करती थी। तेंदू का पत्ता जैसे आप लोग जानते होंगे पत्तल बनाने का काम आता है। इसी तरह से महुआ, इसी तरह से तामसाल, सागौन और तमाम तरह की बेर, इस तरह से वो कंद-मूल इनका उपयोग करते थे, उनको इकट्ठा करते थे। फूड गैदरिंग और हंटिंग का जैसा मैंने आपको बताया कि इनका मुख्य पेशा हुआ करता था। तो उसको जो है बढ़ावा देने के लिए, उनको उसका राइट देने के लिए प्रोटेक्शन स जो जो सिस्टम बनाया गया कि जो जंगल के लोग निवासी हैं मूल रूप से, वो उन पर उन सबसे पहला अधिकार और जंगली जो जो सुविधाएँ हैं
पत्तियाँ हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, जड़ें हैं और सुविधाएँ हैं, जड़ी-बूटियाँ हैं, ख़ास करके औषधियाँ हैं, उनके इस्तेमाल के लिए वो उसका अच्छे लेवल पर व्यापार कर पाएँ, उनका अधिकार दिया जाए, ये एक एक कानून बनाया गया। दूसरा, एक तीसरा कानून बनाया गया जिसको कहा गया न्यू लैंड एक्विजिशन लॉ, जो कि जैसे जानते हैं कि भूमि संरक्षण अधिनियम, जो हमारा पुराना भू संरक्षण अधिनियम था, वो उसमें तमाम तरह की खामियाँ थी, तमाम तरह की दिक्कतें थीं। लेकिन जो नया कानून बनाया गया उसमें ये प्रोविज़न किया गया कि बहुत बार ऐसा होता था कि विकास कार्यों के लिए जो ज़मीनें सरकार या जो निजी उद्योगपतियों को आवंटित किया जाता था, वो सालों-साल पड़े रहते थे अकर्मण्यता की वजह से, करप्शन की वजह से, न्यायालयिक विवादों की वजह से। उनका वो लोग मूल निवासियों के जो ज़मीनें थी उनसे लिया जाता था, जो जनजातियाँ थी उनकी ज़मीन थी, गाँव वालों की ज़मीन हुआ करती थी, किसानी की ज़मीन होती थी, तो वो पड़ी रहती थी। तो ना तो उसका इस्तेमाल विकास कार्य के लिए किया गया और ना ही उसका इस्तेमाल जो है वो जनजातियों से तो कर पा रही थी क्योंकि वो उनसे उनका अधिग्रहण कर लिया गया था। तो उसमें तमाम तरह की कमियाँ थी, लेकिन सरकार ने इन बातों को ध्यान दिया और जनजातियों के हित में, गाँव वालों के, कृषकों के हित में ये फैसला लिया और एक नया न्यू लैंड एक्विजिशन लॉ जो 2013 में 2013 में आया, जिसमें ये प्रोविज़न किया गया, एक समयबद्ध ढंग से ज़मीन का भू अधिग्रहण होगा और अगर उस समयबद्ध तरीके से भूमि का उपयोग नहीं हुआ, चाहे विकास कार्य के लिए, चाहे उद्योगों के विकास के लिए, चाहे आधारभूत संरचना के विकास के लिए, तो उस ज़मीन को लेकर के फिर वापस उन लोगों को दे दिया जाएगा जिनकी वो ज़मीनें थी। इसके अलावा एक प्रोविज़न और किया गया जिसमें कि ये कहा गया कि जब तक जिन लोगों की ज़मीनें हैं, वो किसानों की, जनजातियों की, समुदायों की, आदिवासियों की, उनकी पंचायतें, उनके लोग जब तक कई गाँव मिल कर के, कई पंचायतें मिल कर के या कई तमाम जनजातियों की कंसेंट नहीं होगी, उनकी मंजूरी से ही उनकी ज़मीनें ली जाएगी, ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। भारत में तमाम तरह के हमने आपको बताया कि इस तरह के विवाद हुए हैं जहाँ पर जनजातीय और सरकार के बीच में तमाम तरह के कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो हमने कई बार आपने देखा है। इसके अलावा एक चीज़ और थी कि जो गाँव थे जनजातियों के, उनका परिवर्तन जो है वो रेवेन्यू विलेजेस में किया गया। यानी कि अगर आप जानते होंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी हमारे देश में, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में इसका इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया था। लेकिन सरकार ने जनजातियों को भी पंचायती राज के अंतर्गत लाने के लिए, स्वायत्तशासी संस्थाओं में करने के लिए और लोकल गवर्नमेंट का निर्माण करने के लिए उनको उन गाँवों को उन्होंने रेवेन्यू विलेजेस में कन्वर्ट किया। तो वहाँ पर भी पंचायतों की व्यवस्था करने की कोशिश की गई। तो ये तमाम तरह के उपाय संरचनात्मक उपाय किए गए। इसके अलावा अगर हम एकेडमिक लेवल पर देखते हैं, समाजशास्त्री और सरकार के बौद्धिक लेवल पर देखते हैं तो तमाम तरह के ऐसे उपागम सुझाए गए हैं जिससे कि जनजातियों का संरक्षण किया जा सके। एक पहला उपागम 3 तरह के उपागम इसमें बताए गए हैं मुख्य रूप से, जिसमें सबसे पहला उपागम है अलगाववादी उपागम, जिसको कहते हैं हम आइसोलेशन आइसोलेशन अप्रोच कह सकते हैं इसको या पर्सपेक्टिव कह सकते हैं, जिसको वेरियर एल्विन ने दिया था और ये कहा था कि जनजातियों का सबसे बड़ा संरक्षण, सबसे ज़्यादा संरक्षण तब हो सकता है जब हम उनके यहाँ इंटरफेयर ना करें, उनको उन्हीं के रूप में उनको रहने दें जिस तरह से वो परंपरागत रूप से रहते आए हैं। कोई हस्तक्षेप ना किया जाए। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, अहस्तक्षेप की नीति किया जाए, उनको अपने ढंग से जीने का मौका दिया जाए, वो अपने आप से अपने को विकसित करें, वहाँ पर हस्तक्षेप। इसको नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट दिया गया कि जैसे एक वाइल्ड लाइफ के लिए एक पार्क को वो संरक्षित कर दिया जाता है, कोई उसमें आ ना जा पाए, उसी तरह से इन जनजातियों को भी नेशनल पार्क के रूप में एक बनाया जाए और उनको वहीं पर छोड़ दिया जाए, तो वो अपने हिसाब से ही अपना विकास करें, स्व-विकास करें। दूसरा अप्रोच जो कहा गया, दूसरा उपागम उसमें है आत्मसातीकरण का उपागम, एसिमिलेशन अप्रोच कहा गया। अब एसिमिलेशन अप्रोच जो है अलगाववादी उपागम का थोड़ा-सा उलट था। ये माना गया कि जो मुख्य धारा का समाज है, जहाँ पर विकास हो रहे हैं, चाहे आधारभूत संरचना का हो, चाहे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, उन विकास से उनको भी वंचित होने से रोका जाए। यानी उन तक भी विकास की मुख्य धारा पहुँचाई जाए और उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। यानी मुख्य धारा के साथ उनका मिलान किया जाए, उनका इंटरैक्शन बढ़ाया जाए, जिससे कि वो अपने आप को भी विकसित कर पाएँ, तमाम रूप से आगे बढ़ पाएँ। तो ये दूसरे तरह का एक अप्रोच था। तीसरा अप्रोच कहा जाता है एकीकरण उपागम, जिसको इंटीग्रेशनलिस्ट अप्रोच कहते हैं, जिसको कि जे.एल. नेहरू जो हमारे
प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनका एक उपागम था, इसको दिया गया था। इंटीग्रेशनल अप्रोच इस बात पर जोर देता है, बल देता है कि जनजातियों की संरक्षा की जाए। तमाम कार्यक्रमों, नीतियों के माध्यम से उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उनके प्रोटेक्शन की बात की जाए, उनको उनको सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँ सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा, और उसमें एकीकरण जाकर के निकल पाएगा। ठीक है ना? तो ये इस तरह के कुछ अप्रोच थे। अब इस अध्ययन की दूसरी इकाई जो जिसको कहते हैं हम खंड 2 की जो चौथी इकाई है वो है जाति। एक समुदाय हमने पढ़ा जिसको जनजाति कहा, जनजाति के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की हम लोगों ने। अब दूसरा जो समुदाय है उसको हम जाति कहते हैं। जाति या जाति व्यवस्था। भारत में जैसा कि हमने पहले ही कहा है, भारत में सामाजिक स्तरीकरण के जो आधार रहे हैं उसमें जाति और वर्ग 2 प्रमुख हो रहे हैं। लेकिन अगर विशेष रूप से देखा जाए तो जाति व्यवस्था ही सामाजिक स्तरण का मुख्य आधार रही है। अब जाति क्या है? इसको सबसे पहले हम समझते हैं जाति क्या है? जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक प्रणाली है, जैसा कि हमने अभी कहा, या भारतीय सामाजिक संरचना की मूल में है। इसमें जन्म के अनुसार रैंकिंग शामिल है और एक व्यक्ति के व्यवसाय, विवाह, सामाजिक संबंधों का निर्धारण करता है। मानदंडों, मूल्यों और प्रतिबंधों की एक निर्धारित समूह है जाति, जो जाति के भीतर सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करती है। यानी जैसा कि हम इसको दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं कि जाति जो समूह है वो मानदंडों, मूल्यों, विवाह प्रतिबंधों का एक निर्धारित समूह है जो जाति व्यवहार को नियंत्रित, जातियाँ कैसे व्यवहार करेंगे, किसके साथ व्यवहार करेंगी, कब करेंगी, कितने हद व्यवहार करेंगी, किस तरह से ये संबंधित, तो हम इसको जाति के अंतर्गत रखते हैं। अब जहाँ तक बात है कि जाति की, तो जाति भारत की प्राचीनतम संस्थाओं में से एक है। जन्म ही मनुष्य के सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को निर्धारित करता है। जन्म के साथ ही मनुष्य मानव का उस जाति से संबंध हो जाता है जिसमें उसने जन्म लिया है, तथा उसी के रहन-सहन, खान-पान तथा वेशभूषा को अपनाता है तथा उसी जाति में शादी-विवाह करता है। तो जाति को हम इस तरह से समझ सकते हैं जाति। अच्छा, एक बात और समझना ज़रूरी है कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था से पूर्व सामाजिक स्तरीकरण के लिए एक वर्ण व्यवस्था का एक उल्लेख था। वर्ण व्यवस्था पाई जाती, जिसको आपने जाना होगा कि वो जन्म आधारित ना होकर के वो कर्म आधारित हुआ करती थी, कि किसी व्यक्ति के अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या शैक्षिक स्तर है उसका, क्या उसके अंदर जो अचीवमेंट है, उसकी मसल पावर है, वो किस तरह का कार्य में निपुण है, वो कौन-सा कार्य कर सकता है, इसके आधार पर उसके वर्ण का निर्धारण होता था। जैसा कि आप जानते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल की पुरुष सूक्ति में वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण पाए जाते थे और समाज में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। और लेकिन ये माना जाता है कि वर्ण व्यवस्था जो प्राचीन काल में विद्यमान थी भारतीय समाज में, वो धीरे-धीरे खास करके जो स्मृति काल कहा जाता है, वैदिक काल के बाद में स्मृति काल जब आया, तो खास करके मनुस्मृति के समय से वो वर्ण व्यवस्था जो थी, वो जाति व्यवस्था में धीरे-धीरे कन्वर्ट हो गई, बदल गई। तो सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार बन गया वो जाति बन गया, जाति व्यवस्था बन गई। तो जाति व्यवस्था को कैसे डिफाइन किया है समाजशास्त्रियों ने, इसको समझना ज़रूरी है। जाति, एमएन श्रीनिवास जो एक प्रमुख समाजशास्त्री माने जाते हैं, उन्होंने जाति को एक वंशानुगत अंतर्विवाही समूह कहा है, जो कि प्रायः स्थानीय होते हैं। इसका एक विशिष्ट व्यवसाय से परंपरागत संबंध होता है तथा जाति के स्थानीय पदक्रम में इनकी विशिष्ट प्रस्तुति होती है। जातियों के मध्य संबंध अन्य बातों के अलावा छुआछूत की अवधारणाओं, प्रायः खान-पान संबंधी निषेधों से नियंत्रित होते हैं। अर्थात जाति के अंदर ही साथ बैठकर भोजन किया जा सकता है। यानी इस तरह के कुछ प्रतिबंधों, कुछ सुविधाओं के आधार पर एक वंशानुगत अंतर्विवाही समूह के रूप में एमएन श्रीनिवास ने जाति को परिभाषित किया है। दूसरा है कूले के अनुसार। कूले ने क्या कहा है? कूले, जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं। यानी ऐसा वर्ग, ऐसा समूह लोगों का जो पूर्णतया वंश पर आधारित हो जाए तो उसे हम जाति कहते हैं, जैसा कूले कहते हैं। मजूमदार ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है, क्लोज्ड क्लास। कास्ट इज अ क्लोज क्लास। इसका मतलब क्या हुआ? मजूमदार का मानना था कि जाति व्यवस्था जो है, लोगों का ऐसा समूह है जिसमें स्थिरता पाई जाती है, जिसमें परिवर्तनशीलता कम पाई जाती है, और यह समाज एक बंद समाज, परंपरागत समाज होता है, इसीलिए इसको बंद सामाजिक वर्ग कहा था।
मजूमदार ने। इसके अलावा जाति की विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें, जाति व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा करें तो जी.एस. घुरिये जो भारत में समाजशास्त्र के पितामह कहे जाते हैं, स्थापक कहे जाते हैं, 1962 में 1962 में इन्होंने जाति व्यवस्था की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया, जिसमें मुख्य रूप से 6 विशेषताओं का उल्लेख उन्होंने किया है। सबसे पहला वो बताते हैं कि जाति जो है वो समाज का खंडीय विभाजन है। उनका मानना था कि जो भारतीय समाज है वो खंडात्मक रूप से समाज जो है भारत का वो बटा हुआ है और अलग-अलग तरह के खंड पाए जाते हैं। इसलिए जाति उन खंडों का निर्माण करती है। इनका मानना था कि जो वर्ण व्यवस्था से लेकर के स्तरीकरण की जो व्यवस्था थी और सामाजिक स्तरीकरण का आधार था, वो और जाति में भी हम देखते हैं अगर तो कई खंड पाए जाते हैं। उच्च जातियों के, मध्य जातियों के, निम्न जातियों के, व्यवसायी जातियों के, जो है खेतिहर जातियों के और प्रशासनिक जातियों के, तो ये अलग तरह के खंडों में विभाजन पाया जाता है। दूसरा उन्होंने कहा पदानुक्रम पाया जाता है। पदानुक्रम का मतलब होता है रैंकिंग पाई जाती है। यानी जो जाति व्यवस्था है उनमें जातियों को ऊपर-नीचे के आधार पर रैंक दिया जाता है। कौन-सी जाति सबसे ऊपर, उसके बाद कौन-सी जाति, उसके बाद कौन-सी जाति रहेगी, ये पदानुक्रम एक मुख्य विशेषता जाति व्यवस्था में पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो कि वर्ण व्यवस्था के वर्ण माने जाते थे, लेकिन आगे चल कर के जो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदली तो उसमें भी पदानुक्रम वो बना रहा और 3000 से ज़्यादा जातियाँ और उपजातियाँ भारत में पाई जाती हैं और सब में एक पदानुक्रम देखा जाता है। और यही नहीं, विशेष रूप से एक विशिष्ट जाति में अगर क्षत्रिय की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण्स की बात कर रहे हैं, अगर हम दलित की बात कर रहे हैं, तो उनमें भी तमाम तरह के उनके समुदाय के अंदर, उनकी जाति के अंदर भी पदानुक्रम पाया जाता है। तो पदानुक्रम समाज में ही नहीं पाया जाता है बल्कि जाति विशेष के अंदर भी पदानुक्रम पाया जाता है। इसके अलावा भोजन और सामाजिक संपर्क पर प्रतिबंध होता है। यानी जाति व्यवस्था में कौन किसके घर खाना खा सकता है, कौन किसके घर नहीं खा सकता है, कौन क्या खाना खाएगा, कौन एक इसमें कच्चा खाना और पक्का खाना का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, कभी सुना होगा अपने बाबा से बात करते समय, अपने पिताजी से बात करते समय, कच्चा खाना को अशुद्ध माना गया है और पक्का खाना को शुद्ध माना गया है, यानी पवित्र या उसको प्योर माना गया है। तो इस आधार पर भी खान-पान में प्रतिबंध, कौन जाति किसके यहाँ खाएगी, कौन जाति किसके यहाँ नहीं खाएगी, ये सारा प्रोविज़न कहा गया। तो ये जाति व्यवस्था की एक विशेषता के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा निर्योग्यताओं और विशेषाधिकार, यानी जिसको हम कहते हैं राइट्स एंड ड्यूटी, यानी जाति व्यवस्था में कुछ जातियों को कुछ राइट हैं और कुछ जातियों के कुछ कर्तव्य हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जजमानी व्यवस्था, जिसको हम आगे अभी चर्चा करेंगे, जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी जाति व्यवस्था में। जजमानी व्यवस्था में कुछ जातियों की एक ज़िम्मेदारी थी, उनका ड्यूटी थी या उनका एक कर्म था कि कुछ जातियों को वो सेवाएँ प्रदान करें। चाहे वो बढ़ई हों, लुहार हों, कुम्हार हों, धोबी हों, ये जातियाँ अपनी योग्यता के माध्यम से और जातियों को अपना सेवाएँ प्रदान करती थी। तो ये यानी राइट्स भी उनके होते थे, यानी और विशेषाधिकार भी होते थे और उनके कर्तव्य भी होते थे। तो इसी तरह से दोनों का एक 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 गठजोड़ पाया जाता था जाति व्यवस्था में। इसके अलावा सबसे प्रमुख विशेषता जो पाई जाती है, जैसा कि परिभाषा में हम लोगों ने अभी चर्चा की है, जिसमें विवाह पर प्रतिबंध, जैसे एंडोगैमी के कॉन्सेप्ट आया, अंतः विवाह का कॉन्सेप्ट था। तो विवाह पर प्रतिबंध का तात्पर्य ये था कि जाति व्यवस्था में अपनी जाति के अंदर ही विवाह करने का कॉन्सेप्ट था। अपनी जाति में ही विवाह होगा, आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं होगी, ऐसा नियम पाया जाता था और आज भी कुछ हद तक पाया जाता है। तो विवाह पर प्रतिबंध एक इसका मुख्य है। इसमें एक्सोगैमी और एंडोगैमी दोनों तरह का कॉन्सेप्ट था। अंतःविवाह और बहिर्विवाह का कॉन्सेप्ट था। अंतःविवाह में था कि अपनी जाति के अंदर ही विवाह करना है और अपनी जाति में भी गोत्र और वंश को वर्जना करनी है, उसके अंदर नहीं किया सकता। इसको एक्सोगैमी या बहिर्विवाह कहा गया। इसके अलावा व्यवसाय की प्रतिबद्धता, जैसा कि आप जानते हैं कि जाति व्यवस्था में जातिगत पेशे पाए जाते थे। हर जाति का अपना एक पेशा होता था, एक जातिगत पेशा होता, जैसे हमने अभी नाम लिया आपको कि कुम्हार, बढ़ई, लुहार, सुनार या जो है क्या कहते हैं अन्य जातियाँ। तो ये कहीं न कहीं ये व्यवसाय में ये था कि एक जाति जिस जाति की है उसी तरह का पेशा करेगी, दूसरा पेशा वो नहीं कर सकती, यानी प्रतिबंधित होता था। इसीलिए शायद ये मजूमदार ने इसको एक बंद व्यवस्था कहा था, जाति को एक बंद वर्ग कहा था कि आप उसमें एक जाति के व्यवसाय से दूसरी जाति के व्यवसाय को नहीं अपना सकते हैं और ये एक प्रतिबंध था
के तरीके का इसमें पाया जाता था। तो इस तरह की विशेषताएँ जाति व्यवस्था की पाई जाती थी, जिसको हम लोगों ने चर्चा की है। इसके अलावा समाजशास्त्र में जाति को समझने के लिए, जाति व्यवस्था को समझने के लिए कुछ सैद्धांतिक दृष्टिकोण रहे हैं, यानी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य कौन-कौन से रहे हैं, उसको समझना ज़रूरी है। विद्वानों द्वारा जाति प्रणाली की समझ के लिए मुख्य रूप से 2 दृष्टिकोण बताए गए हैं, 2 उपागम बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला उपागम गुणात्मक दृष्टिकोण है। गुणात्मक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कह सकते हैं, क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव कह सकते हैं, जिसको मुख्य रूप से जी.एस. घुरिये जो समाजशास्त्र के भारत में पितामह रहे हैं और जे.एच. हट्टन, इन लोगों ने विशेष जोर दिया है। वो जाति के गुणों के आधार पर, उसकी गुणात्मकता के आधार पर वो उनका डिवीज़न करते हैं, उनकी मुख्य विशेषता बताते हैं। जाति के लिए जिम्मेदार गुणात्मक दृष्टिकोण जाति की विभिन्न अपरिवर्तनीय विशेषताओं के संदर्भ में जाति का विश्लेषण करते हैं, ये गुणात्मक दृष्टिकोण के लोग। इस दृष्टिकोण का उपयोग करके जी.एस. घुरिये, जे.एच. हट्टन, जैसा हमने बताया आपको, समाजशास्त्री अपनी महत्वपूर्ण विशेषताओं के माध्यम से जाति व्यवस्था को परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसके अलावा अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया, हट्टन ने माना है कि अंतःविवाह एंडोगैमी जाति व्यवस्था की केंद्रीय विशेषता, ये गुण है। गुण के आधार पर भी इन्होंने व्याख्या की है। इस तथ्य के आसपास विभिन्न प्रतिबंध और वर्जनाएं निर्मित हैं। विभिन्न जातियों के बीच में बातचीत विभिन्न जातियों पर लगाए गए इन प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करती हैं। इसके अलावा अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण, गुणात्मक दृष्टिकोण के बाद में अंतःक्रियात्मक इंटरैक्शनल पर्सपेक्टिव कह सकते हैं इसको आप। इसके आधार पर भी जातियों को समझने का प्रयास किया गया है। एक स्थानीय अनुभवजन्य संदर्भ में जातियों को वास्तव में एक दूसरे के संबंध में कैसे श्रेणीगत किया जाता है, यानी अंतःक्रियात्मक किस तरह से एक जाति दूसरे जाति से संपर्क में रहेगी, खान-पान का संपर्क हो, रिश्तों का संपर्क हो, कितनी दूरी रहेगी, अंतःक्रिया के आधार पर एक दृष्टिकोण बनाया गया। खास करके उनके इस जाति की क्या विशेषता है, किस जाति से किस रूप में वो मिल सकती है, किस जाति से किस रूप में संपर्क कर सकती है, इन आधार पर जो दृष्टिकोण बना उसको अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण कहा गया। मुख्य रूप से एफ.जी. बेली, जिन्होंने उड़ीसा के एक गांव विसीपारा का अध्ययन किया था और इस दृष्टिकोण को समझाया था। उन्होंने दिखाया कि कैसे विसीपारा में जाति की स्थिति बदली है और आज़ादी के बाद और अधिक तरल हो गई है। उन्होंने ये देखा कि जो क्षत्रिय जाति थी वो अपनी भूमि धीरे-धीरे वो बेच दिए और उनकी कमी आ गई और फिर इसको जो है उनकी स्थिति में एक बदलाव हुआ। एक गिरावट आई, अनुष्ठान श्रेणी में कहा गया, उनके गिरावट आई। तो ये कहीं न कहीं अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। मैकम मैरियट जो हैं, वो अनुष्ठानिक अंतःक्रिया द्वारा मैरियट ने जाति रैंकिंग की व्यवस्था का अध्ययन किया है। उन्होंने जाति की रैंकिंग की बात की है और कहा है कि किस तरह से रैंकिंग उनका स्तरीकरण होता है। उन्होंने पुष्टि की है कि अनुष्ठान पदानुक्रम स्वयं आर्थिक और राजनीतिक पदानुक्रम से जुड़ा हुआ है। आम तौर पर आर्थिक और राजनीतिक श्रेणियों का मेल होता है ये। यह कहना कि अनुष्ठान और गैर अनुष्ठान दोनों पदानुक्रम जाति क्रम में श्रेणियों को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो अनुष्ठान क्रिया है उसके माध्यम से जातियों का स्तरीकरण पदानुक्रम में वो रखी जाती है। कौन सी जाति क्या कार्य करती है, उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा, उसके बाद क्या करती है, ऐसे-ऐसे पदानुक्रम और अनुष्ठान पदानुक्रम की एक बड़ी भूमिका होती है, जिसको मैकम मैरियट ने उल्लेख किया है। इसके अलावा लुई ड्यूमा ने भी जात में एक होमो हायरार्कस अपनी बुक में जाति का एक विशेष अध्ययन किया है, जब भारतीय जाति व्यवस्था का अध्ययन किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि जाति एक विशेष प्रकार की असमानता है, एक इनइक्वालिटी पाई जाती है जाति में और पदानुक्रम जाति व्यवस्था के आधार पर आवश्यक एक मूल्य है और उन्होंने जाति को एक मूल्य के रूप में कहा है। जाति एक मूल्य है, जाति एक विशेषता नहीं, एक समुदाय ही नहीं बल्कि एक मूल्य है। वह मूल्य है जो हिंदू समाज को एकीकृत करता है। जाति के विभिन्न पहलुओं का कहना जाति विभिन्न पहलुओं में उन्होंने कहा है ड्यूमंड का सिद्धांत जो 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 आधारित है वह शुद्धता और अशुद्धता पर आधारित है, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन पर आधारित है। इसको कहा गया बाइनरी अपोजिशन बिटवीन प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, यानी शुद्धता और अशुद्धता के बीच विरोध के सिद्धांत पर आधारित है इनका विश्लेषण, खास करके जो अंतःक्रियात्मक विश्लेषण किया है इन्होंने जाति के बारे में। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विश्लेषण में जाति की सैद्धांतिक स्थिति अत्यधिक जटिल है। जैसा कि आपने देखा विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग तरीके से इसको समझने की कोशिश की है, व्याख्या की है, तो एक जटिलता से दिखती है, कौन-सा सही है, कौन-सा नहीं है और किस तरह से क्या है, तो इसको एक जटिल रूप में हम देख सकते हैं। यह सामाजिक स्तरीकरण की एक संरचनात्मक इकाई के साथ-साथ एक प्रणाली दोनों का गठन करता है।
यानी स्ट्रक्चरल एक एंटिटी भी है, एक संरचनात्मक इकाई के रूप में माना जा सकता है और साथ-साथ एक स्तरीकरण की एक व्यवस्था भी है, एक सांस्कृतिक व्यवस्था भी है। तो इस प्रकार से मुख्य 4 दृष्टिकोणों के आधार पर हम जाति को समझ सकते हैं। नंबर 1 दृष्टिकोण सांस्कृतिक आता है, कल्चरल पर्सपेक्टिव जिसको कहते हैं, संरचनात्मक है और तीसरा सार्वभौमिक सिद्धांत भी है जाति का, क्योंकि तमाम देशों में, मुल्कों में, तमाम जगहों पर ऐसा देखा गया कि जाति संगत जो विशेषताएँ हैं वो वहाँ भी पाई गई हैं, वहाँ भी पाई जाती हैं और कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो जो सामान्य विशेषताएँ हैं वो वहाँ भी पाई जाती हैं, हमारे देश में भी जातियों में पाई जाती हैं। तो वो कहीं न कहीं एक सार्वभौमिक अस्तित्व भी जाति का है और एक विशिष्ट प्रकार का, इसको ऐसे कह सकते हैं कि 4 प्रकार के दृष्टिकोणों के आधार पर, सैद्धांतिक दृष्टिकोणों के आधार पर हम जाति को समझ सकते हैं। अब बात आती है जाति अगर सामाजिक स्तरण की एक इकाई है तो वर्ग भी भारत में सामाजिक स्तरण की एक इकाई है। तो जाति और वर्ग में क्या अंतर है? जाति और वर्ग में अंतर को हम समझेंगे, जाति और वर्ग एक-दूसरे से संबंधित कैसे हैं? किन रूपों में संबंधित हैं? तो जैसा कि हम मानते हैं भारतीय समाज में जाति और वर्ग सामाजिक स्तरण के 2 विभिन्न रूपों में अक्सर एक-दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। योगेन सिंह जो मुख्य समाजशास्त्री रहे हैं भारत के, उन्होंने कहा है कि जाति और वर्ग को अलग कर पाना एक-दूसरे से, खास करके स्तरीकरण के सिद्धांत के रूप में थोड़ा मुश्किल काम होता है, वो ओवरलैप करते हैं। 1997 में उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत में अक्सर वर्ग जाति द्वारा परस्पर व्याप्त होता है, यानी वर्ग जो है क्लास, वो जाति के द्वारा निर्धारित होता है, जाति के द्वारा संचालित होता है। तो जबकि जाति को एक वंशानुगत समूह के रूप में माना जाता है, जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि जाति एक वंशानुगत समूह माना जाता है, लेकिन फिर भी वो वर्ग की संरचना को वर्ग का निर्धारण करती हुई दिखती है, योगेन सिंह का ऐसा मानना है। उन्होंने क्या कहा है कि जाति और वर्ग के बारे में समाजशास्त्रियों में 3 तरह के मत पाए जाते हैं। अगर सारे लोगों के मतों को ध्यान में रखा जाए, विचारों को ध्यान में रखा जाए कि जाति और वर्ग किस तरह से एक-दूसरे से संबंधित है, खास करके इस परिवर्तनशील दौर में जब भारतीय समाज और जाति व्यवस्था एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुज़र रही है, वहाँ पर वर्ग और जाति किस तरह से संबंधित है, तो समाजशास्त्र में 3 तरह के मत हम पा सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। इसमें पहला मत विद्वानों का एक ये माना जाता है कि जाति में परिवर्तन के फलस्वरूप जाति में वर्गगत विशेषताएं उभर रही हैं, यानी जाति में जो परिवर्तन हो रहा है तमाम तरह का, उसकी वजह से वर्ग के समान विशेषताएं आ रही हैं, तो एक वर्ग के रूप में उभर रही है। दूसरा एक कहा जा सकता है कि जाति वर्ग के रूप में परिवर्तित हो रही है। जिस तरह का परिवर्तन जातीय व्यवस्था में हो रहा है, वो कहीं न कहीं वो वर्ग बनने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहा है। वर्ग में परिवर्तित होती हुई दिख रही है ये प्रक्रिया। तो वर्ग और जाति एक समय में हो सकता है कि आने वाले समय में वो पूरी तरह से जाति वर्ग में परिवर्तित हो जाए। तीसरा जो 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 महत्वपूर्ण दृष्टिकोण अब जाना जा सकता है, वो ये है कि जाति पूर्णतः वर्ग में परिवर्तित नहीं हो सकती है। यद्यपि बहुत परिवर्तन से जाति व्यवस्था गुज़र रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि जाति की जो विशेषताएँ हैं वो पूरी तरह से बदल जाएँ और वो वर्ग के रूप में अपने आप को व्यवहार करने लगे या परिवर्तित हो जाए। क्योंकि जाति एक जटिल मूल्य है, एक ऐसा मूल्य है, जाति एक स्तरीकरण ही नहीं है। जाति एक एक निषेधों का और विशेषाधिकारों का एक गुच्छा नहीं है, बल्कि जाति एक मूल्य है, एक वैल्यू है। वो फिज़िकल एंटिटी नहीं है, बल्कि अभौतिक ही नहीं, अभौतिक भी व्यवस्था है। उसको शायद ख़त्म करना या वो उसका रूप पूरी तरह से रूपांतरण होना वर्ग में संभव नहीं है। तो 3 तरह के दृष्टिकोण पाए जाते हैं जाति और वर्ग के बारे में। जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि जाति व्यवस्था में एक मुख्य विशेषता उसका जजमानी सिस्टम पाया जाता था। तो जजमानी क्या होती थी? जजमानी भारतीय समाज में, खास करके प्राचीन समाज में और हमारे आज़ादी के पहले और आज़ादी के कुछ सालों बाद तक भी हमने देखा कि हमारे यहाँ जो डिवीज़न ऑफ लेबर था, जो कार्यों के बँटवारा था और एक जातियाँ दूसरे ऊपर जो डिपेंड होती थी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो वो जजमानी सिस्टम के माध्यम से ऐसा होता था। जजमानी सिस्टम के बारे में ऑस्कर लेविस ने स्टडी की है। उन्होंने अब एक परिभाषा दी जिसके अनुसार वो कहते हैं इस प्रथा के अंतर्गत एक गांव में रहने वाले प्रत्येक जाति समूह से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अन्य जातियों के परिवारों को कुछ प्रमाणित सेवाएं प्रदान करें। यानी ऑस्कर लेविस का मानना है कुछ जो जातियां वो एक दूसरे को
कुछ अपेक्षित प्रमाणित सेवाएं प्रदान करे। योगेंद्र सिंह के अनुसार जजमानी व्यवस्था को एक ऐसी व्यवस्था है जो गांव के अंतरजातीय संबंधों में पारस्परिकता पर आधारित संबंध द्वारा निर्भर नियंत्रित होती है। यानी पारस्परिक संबंध ही जो जजमानी सिस्टम है। रेड्डी के अनुसार जजमानी व्यवस्था में परंपरागत रूप से एक जाति का सदस्य दूसरी जाति को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। सेवा संबंध पारंपरिक रूप से शामिल होते हैं एवं जजमान परिजन का संबंध होता है। लुई ड्यूमो के अनुसार जजमानी व्यवस्था वंशानुगत व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से श्रम विभाजन को व्यक्त करती है। यह आर्थिक प्रणाली के साथ साथ सांस्कृतिक अभिव्यक्ति भी है। अब बात आती है कि जो जजमानी व्यवस्था है इसमें जो सेवा प्रदान करने वाली जातियां हैं उनको कहते हैं कमीन, और जिनको सेवाएं प्रदान की जाती है उनको जजमान कहते हैं। तो इस तरह से आप जानते होंगे, हालांकि अब जब तक मुद्रा का चलन हो गया है, बाजार का सिद्धांत आ गया हमारे देश में, समाज में परिवर्तन के बाद में, तो जजमानी व्यवस्था धीरे धीरे समाप्ति की तरफ चली गई है। कुछ अंश उसका गाँव में अब आपको जरूर दिख सकता है, लेकिन मोटे रूप में अब जजमानी व्यवस्था जो है स्थित नहीं है, वो अपने मुख्य रूप में नहीं पाई जाती है। तो जाति व्यवस्था में अब बात आती है, जाति क्या एक वंद व्यवस्था है? अगर जैसा कि डीएन मजूमदार ने कहा, जाति एक वंद वर्ग है और जाति में परिवर्तनशीलता गतिशीलता नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं एक वंशानुगत प्रणाली है और एक वंश एक जन्म के आधार पर इसका निर्धारण होता है परिस्थिति का। तो इस आधार पर क्या हम मान लें कि जाति में परिवर्तन नहीं हुआ है या परिवर्तन नहीं होता रहा है? नहीं, जाति में परिवर्तन होता रहा है, जाति गतिशील व्यवस्था भी रही है, ऐसा माना जाता है। जहां सामाजिक गतिशीलता वह प्रक्रिया है। अब गतिशीलता क्या है या परिवर्तन क्या है? सामाजिक गतिशीलता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह आगे या नीचे की ओर बढ़ते हैं अथवा एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक पदानुक्रम में परिवर्तित होते हैं। वास्तव में सामाजिक गतिशीलता जाति व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जाति व्यवस्था एक गतिशील वास्तविकता है। इसमें इसकी संरचना और कार्य के संदर्भ में लचीलापन है। केवल ये स्थिर नहीं व्यवस्था है, बल्कि गतिशील व्यवस्था भी मानी जाती है। अब बात आती है कि जाति व्यवस्था में समय के साथ साथ बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, लेकिन उन परिवर्तनों को लाने वाले कारक कौन से हैं और शक्तियां कौन सी हैं जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाई हैं? जिसमें मुख्य रूप से कहा जा सकता है, इस गतिशीलता को समझने के लिए एम.एन. श्रीनिवास का एक सिद्धांत उन्होंने दिया था कुर्ग जाति के अध्ययन में, अपने दक्षिण भारत के मैसूर के अध्ययन में। उन्होंने कहा, एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था संस्कृतिकरण। उनका मानना था कि भारत में जाति व्यवस्था में गतिशीलता पाई जाती रही है, पहले से भी पाई जाती रही है, और संस्कृतिकरण उसका नाम दिया। यानी कि जब संस्कृतिकरण का तात्पर्य उन्होंने ये बताया कि जब निम्न जातियां जो हैं या जनजातियां या अन्य समुदाय उच्च जातियों को अपना रोल मॉडल मान करके अपने उनके आचार विचार के अनुसार संस्कारों का परिवर्तन, व्यवहार का परिवर्तन करती हैं, आदतों का परिवर्तन करती हैं, तो वो उच्च जात में आने के लिए प्रेषित होती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं संस्कृतिकरण इसको माना जाता है जो रहा है। इसके अलावा पश्चिमीकरण, जैसा कि जानते हैं अंग्रेजों के प्रभाव के फलस्वरूप भारत में इतने कई सौ सालों तक जो हम गुलामी में रहे, उनका प्रभाव हमारी संस्कृति, हमारी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था सब पर पड़ा है। तो जाति व्यवस्था में भी तमाम तरह के परिवर्तन आए। औद्योगिकरण भी एक मुख्य विशेषता रही है, जो एक कारक रहा है। औद्योगिकरण नहीं होता तो भारत में जाति व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता, जातिगत पेशे विद्यमान रहते हैं, अलग अलग तरह के उद्योग धंधे नहीं होते, उनका विकास नहीं होता, तो जाति व्यवस्था के आर्थिक रूप में परिवर्तन नहीं आता। इसके अलावा उदारीकरण, निजीकरण, जो आपका कहा जाता है कि 1991 में नई अर्थ नीति बनाई गई जो मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा, उसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को रूप दिया गया। उसने भी काफ़ी हद तक हमारी जाति व्यवस्था को परिवर्तित किया है। इसके अलावा सामाजिक आंदोलन, जैसा कि जानते हैं जाति सुधार आंदोलन, चाहे दलित आंदोलन, ओबीसी आंदोलन, तमाम तरह के रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया, तमाम आंदोलनों ने भी जाति व्यवस्था में, छुआछूत के खिलाफ आंदोलन, गांधी जी का आंदोलन, मूर्ति पूजा का विरोधी, तमाम तरह के आंदोलन जो हुए उसमें भी कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि सामाजिक व्यवस्था परिवर्तनशील हुई है, परिवर्तन के रास्ते से गुजर रही है। जाति और राजनीति, जैसा कि आप जानते हैं, जाति और राजनीति का एक अटूट संबंध है हमारे देश में। हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को जाति आज भी निर्धारित करती है, धर्म निर्धारित करते हैं। तो रजनी कोठारी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया और बताया है कि भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष इसलिए रही है क्योंकि जाति अपना एक प्रमुख योगदान अभी भी हमारी वोट बैंक की पॉलिटिक्स को निर्धारित करती है। तो जाति
ने अगर हमारी प्रजातंत्र को प्रभावित किया है, तो प्रजातंत्र ने जाति व्यवस्था में भी परिवर्तन लाया है। इसके अलावा जातिगत भेदभाव रोकने के लिए तमाम तरह के कानून बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं समय-समय पर, चाहे वो मौलिक अधिकारों के संवैधानिक रूप में गारंटी की बात हो, तमाम आर्टिकल, तमाम ऐसे प्रोविजंस, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की बात की गई है, अनुसूचित जनजाति आयोग, चाहे वो ओबीसी आयोग, चाहे वो तमाम तरह के आयोग बनाए गए हैं, जिसमें एससी-एसटी आयोग, इन तरह से तमाम संरक्षा प्रदान करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा बात आती है वर्ग की। वर्ग, हम लोगों ने अभी भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्तरीकरण के आधारों में जाति, जनजाति, अब वर्ग को हम लोग समझेंगे। वर्ग क्या है? वर्ग जाति से थोड़ा भिन्न माना जाता है। ऐसे लोगों के समूहों को सामाजिक वर्ग कहा जा सकता है, जिनकी सामाजिक हैसियत और सामाजिक स्तर एक जैसा हो। यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति एक जैसी हो, वित्तीय स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय आदि के आधार पर समाज के लोगों को वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति समाज में जिस वर्ग के अनुसार अपनी हैसियत बना लेता है, वह उसी वर्ग में गिना जाने लगता है। समाज में अनेक वर्ग होते हैं, प्रायः माली हालत या जो आर्थिक स्थिति है के हिसाब से समाज के लोगों को विभिन्न वर्गों में बाँटा जा सकता है। अगर आप ध्यान दें तो जैसा कि हम कहते हैं आय के आधार पर, यानी इनकम ग्रुप के आधार पर जब हम बात करते हैं तो कहते हैं जो है अपर क्लास, मिडल क्लास, लोअर क्लास, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो इस तरह से समाज में हमेशा वर्ग विद्यमान रहे हैं। वर्ग उस रूप में नहीं था जिस रूप में आज वर्ग विद्यमान है, और विभिन्न देशों में वर्ग सामाजिक स्तरीकरण का एक आधार है, केवल आय के आधार पर। लेकिन ये माना जाता है कि अपने पेशे के आधार पर, रोजगार के आधार पर, अपने कर्म के आधार पर तमाम तरह के वर्ग, सामाजिक वर्ग विद्यमान थे, हम इसको मानते हैं। तो ब्रिटिश के इम्पैक्ट के थ्रू भारत में बहुत तरह के वर्गों का निर्माण हुआ है। ख़ास करके अगर देखा जाए तो वर्गों का निर्माण जब ब्रिटिश कानून लागू हुआ, जिसमें ख़ास करके ज़मीन सुधार, भू सुधार, ग्रामीण सुधार के कार्यक्रम लागू किए गए, स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो, महालवाड़ी बंदोबस्त हो, ज़मींदारी का अधिनियम हो, ये सारी चीज़ें जब आईं तो भारत में तमाम तरह के मालिक, किसान, मज़दूर, जोतदार, किराए बटाईदार, ठीक है ना, जमींदार और ताल्लुकदार, ऐसे तमाम वर्ग बने जो अलग-अलग कार्य थे, अलग-अलग उनके अधिकार थे, अलग-अलग पेशे थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत में व्यापार और वाणिज्यिक वर्ग भी है। व्यापार वाणिज्यिक वर्ग यानी आज़ादी के पहले जो ऐसे उद्योगपति थे जिनको अंग्रेज़ों के साथ मिल कर के आयात-निर्यात किया करते थे, वो उद्योग धंधे संचालित करते थे। बाद में भी वो लोग आज़ादी के बाद में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका में आए, और टाटा, बिरला, ऐसे सारे तमाम घराने थे जो व्यापार में काफ़ी आगे बढ़े। रेलवे का विकास और राज्य तथा प्रशासनिक सेवाओं में काम करने वाले लोग, चाहे वो अंग्रेज़ों के समय में काम कर रहे हों, चाहे बाद में, इस तरह से वर्गों का एक इतिहास देखा जा सकता है। ख़ास करके भारतीय समाज में हम उसको वर्ग असमान ज़रूर रहे हैं। भारतीय समाज में डेनियल थॉर्नर ने भारतीय ग्रामीण समाज वर्ग को व्याख्यायित करने के लिए कहा, मालिक, किसान, मज़दूर 3 तरह के वर्ग पाए जाते हैं। इसके अलावा सामाजिक वर्ग, निगमित वर्ग, नौकरी पेशा वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, अगर आप देखें छोटे व्यापारी, कुटीर उद्योग, नौकरी पेशा वर्ग। भारतीय समाज ऐसे नगरीय समाज और ग्रामीण समाज का मिला-जुला रूप है। तो वर्ग और जाति एक दूसरे से संबंधित हैं, वर्ग भी है और जाति भी है, और एक दूसरे से मिले-जुले हैं। लेकिन वर्तमान आधुनिक दौर में जो है वर्गों की अधिकता अधिक हो रही है। उसमें जो है व्यावसायिक वर्ग, निगमित वर्ग, पूंजीपति वर्ग, नौकरी पेशा वाले, छोटे व्यापारी, आदि तरह के वर्ग उभर कर सामने आए हैं और भारतीय सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हमने खंड 2 के तीनों इकाइयों के बारे में, भारतीय सामाजिक संरचना और प्रथाओं के बारे में समझा। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।